डियर कॉमर्स स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रामजी दास राठौर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रामजी दास राठौर कॉमर्स एजुकेशन में स्वागत करता हूं। हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम कुछ अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे इसी में, जिसमें हमारे पास सबसे पहले रहेगा ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स मीन्स टोटल रिसीवेबल्स refers to the amount receivable on amount of sale of goods or services rendered by the customer in the normal course of business। जो हमारा डेली रोटेशन का व्यापार है, उस व्यापार में जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर्स से जो पैसा हमको लेना शेष है, वो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड बोथ डेटर्स एंड बिल्स रिसीव्ड। जहाँ ट्रेड रिसीवेबल्स कंसेप्ट को हम समझेंगे तो उसमें हमको दोनों चीज़ों को शामिल करके चलना है, और वो दोनों चीज़ें शामिल रहेंगी, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। अब व्हाट इज डेटर्स, व्हाट इज बिल्स रिसीवेबल, इसको हम सेपरेटली समझते हैं। तो डेटर्स, द टर्म डेटर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन्स और फर्म्स टू whom goods have been sold or services rendered on credit and payment has not been received from them। ऐसे सभी व्यक्ति या संस्थाएं जिनको हमने अपनी फर्म से उधार माल बेचा है अथवा हमने जिनको अपनी सेवाएं उपलब्ध कराई हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमको पैसा नहीं दिया है, वो सभी लोग हमारे लिए डेटर्स कहलाएंगे। फॉर इंस्टेंस, आपने सुरेश को 5,000 रुपये का माल उधार बेचा, विजय को आपने अपनी सेवाएं दी हैं जिसका पैसा मिलना आपको शेष है, तो ये आपके लिए डेटर्स में शामिल किए जाएंगे। सेकेंड टर्म है हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल। तो अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल्स रिसीवेबल फॉर द पर्सन who drawer and gets it back after the acceptance from the drawee। Thus, bill receivable is an accounting term for bill of exchange drawn on debtors or received by way of endorsement from them। The amount specified in such a bill is bills receivable at a future date। अभी हमने जिन लोगों को उधार माल बेचा था, उन्होंने हमको अभी पैसा तो दिया नहीं है। हमने अपनी साइड से एक बिल ड्रॉ किया जिसमें हम ये सारी बात लिखेंगे कि हमने आपको माल बेचा है और इसका भुगतान आप एक स्पेसिफिक पीरियड बाद हमको कर देंगे। इस बिल को लिख करके हमने अपने परचेजर के पास भेजा, परचेजर उस पर अपने साइन करेगा और वो साइन करके हमको वापस लौटाएगा। साइन करने के बाद ही वो डॉक्यूमेंट बिल बनेगा, और अब वो डॉक्यूमेंट हमको प्राप्त होगा तो हमारे लिए कहलाएगा बिल्स रिसीवेबल। इस बिल्स रिसीवेबल को हम अपने पास संभाल करके रखेंगे स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक, और उसके बाद हमको उसका पैसा मिल जाएगा। तो डेटर्स का एक कन्वर्सन है हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल। इसी के साथ हम दूसरा जो स्टेप सीखेंगे वो है हमारा ट्रेड पेबल। तो जिस तरह से हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स थे, सेम प्रोसेस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स, दैट मीन्स ट्रेड पेबल्स इज द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हम ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या कर रहे थे कि हम दूसरों को माल उधार बेच रहे थे। इसमें क्या हुआ है कि हमने दूसरों से उधार माल परचेज किया हुआ है और हमको उन लोगों का पैसा देना शेष है। तो जो पैसा देना शेष है वो हमारे लिए ट्रेड रिसीवेबल्स में शामिल किए जाएंगे, और ट्रेड रिसीवेबल्स में दोनों चीज शामिल की जाती हैं, दैट मीन्स क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अभी जो हम ऊपर समझ के आ रहे थे बिल्स रिसीवेबल, प्रोसेस पूरा वही है, लेकिन इसमें बिल हमको नहीं मिलेगा, बल्कि क्या करेंगे, हम बिल पर अपनी सहमति देकर के उस सेलर को वापस करेंगे। क्योंकि हमने सहमति दी है, इसलिए ये हमारे लिए कहलाएगा बिल्स पेबल, और उसमें हमको सहमति मिल रही थी, इसलिए वो हमारे लिए था बिल्स रिसीवेबल। तो इसमें दो टर्म हमारे साथ जुड़े हैं, एक क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स दैट मीन्स ऐसे पर्सन्स जिनसे हमने उधार माल खरीदा है अथवा उनसे सेवाएं ली हैं, वह हमारे लिए कहलाएंगे क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स का कन्वर्टेड रूप है वो क्या है कि उन्होंने हमारे लिए, सेलर ने एक बिल बना करके भेजा कि आप इस पर अपनी सहमति दीजिए कि आप 2 महीने बाद पैसे दे देंगे। तो जो एक्सेप्टेंस हम दे रहे हैं वो हमारे लिए कहलाएगी बिल्स पेबल। क्लियर?
देन आगे हम बात करते हैं, वो है हमारे लिए गुड्स। कल भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी थोड़ी सी, आज इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। तो गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रिसेल और विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट विच आर सोल्ड, विच आर आल्सो मीन्ड टू बी सोल्ड। गुड्स दैट मीन्स एक ऐसा माल जिसका आप व्यापार करते हैं, और आस्पेक्ट जब आप उसको खरीदेंगे तो उस खरीदने का उद्देश्य ये है कि आप उस माल को रिसेल करना चाहते हैं, तो वह आपके लिए गुड्स कहलाएगा। या उस माल से आप तैयार माल तैयार करते हैं, फिनिश्ड गुड्स तैयार करते हैं, तो वो आपके लिए कहलाएगा गुड्स। अदरवाइज आप उस माल का व्यापार नहीं करते हैं, फिर भी आपने कोई चीज खरीदी है, तो वह आपके लिए कहलाएगी एसेट्स। तो इसको आप याद रखें। तो स्टेशनरी, यदि आपकी स्टेशनरी की दुकान है तो स्टेशनरी आपके लिए गुड्स कहलाएगा, अदरवाइज आपके लिए एक्सपेंस कहलाएगा। तो इस तरीके से आप उसको याद रखें कि गुड्स दैट मीन्स आप उस चीज का कंफर्म व्यापार करते हैं, यदि वो चीज आप खरीदेंगे तो वह आपके लिए गुड्स है। अदरवाइज आप कोई और चीज खरीदते हैं तो वह आपके लिए एक्सपेंसेस अथवा कोई एसेट्स हो सकती है। देन नेक्स्ट वन हमारे पास है कॉस्ट। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए ये, इसको समझते हैं क्या है। तो कॉस्ट कैन बी टर्म्ड एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विसेज। Such resources given up are money or money's equivalent expressed in terms of money. जो CIMA जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन इसको डिफाइन करता है, तो कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नॉशनल incurred on or attributable to a specified thing or activity. The specific thing or activity may be a product, service or any activity. एस्पेक्ट ये है कि आप कोई भी सर्विस बनाए या कोई भी प्रोडक्ट आप बनाए, उस सर्विस और प्रोडक्ट के संबंध में जितने भी आप खर्चे कर रहे हैं, उन खर्चों का टोटल आपके लिए कॉस्ट कहलाता है। हमारे लिए कॉस्ट का जानना बहुत आवश्यक है। यदि हमको हमारी सर्विस अथवा प्रोडक्ट की कॉस्ट का ही पता नहीं है, तो हम अपने कस्टमर्स को उसको किस रेट पर सप्लाई करेंगे। यदि हमको कॉस्ट की जानकारी नहीं है तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है मे बी हायर और लेस। यदि सेलिंग प्राइस बहुत ज़्यादा होगा तो कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को नहीं लेंगे, और यदि सेलिंग प्राइस बहुत नीचा होगा तो हमारी फर्म को नुकसान होगा। तो कॉस्ट प्राइस का जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अगले टर्म पर हम बात करेंगे। अगला टर्म है हमारे पास वाउचर। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपके लिए। अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स द ऑथराइजेशन टू पे and on the basis of which the business transactions are first of all recorded in the books of account. A separate voucher is prepared for each transaction and it specifies the accounts to be debited or credited. The form of a voucher varies from firm to firm, since vouchers are printed separately by different firms and their own names. Vouchers are prepared by accountant and each voucher is numbered and considered by an authorized person of the firm. वाउचर दैट मीन्स कि एक डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट इतना महत्वपूर्ण है कि इसी के बेस पर हम अपने अकाउंट की बेसिक एंट्रियों को स्टार्ट करते हैं। वाउचर हमारे लिए एक एविडेंस होता है, ये प्रमाणित करता है कि हमने उस ट्रांजेक्शन को किया है। सभी फर्मों के अपने अलग अलग वाउचर सेफ हो सकते हैं, कलर अलग अलग हो सकते हैं, फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक फर्म हर ट्रांजैक्शन के लिए, एवरी ट्रांजैक्शन के लिए वाउचर का यूज कंपल्सरीली करती है, और वाउचर के बेस पर ही हम एंट्रियां करते हैं। और ये सारा काम करने का जो जिम्मेदारी होती है वो एक अकाउंटेंट की होती है। द नेक्स्ट वन है हमारे लिए डिस्काउंट। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये आपके लिए जनरल एंट्री करते समय। तो डिस्काउंट इट इज अ रिबेट और एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर। इट इज द टू टाइप्स। डिस्काउंट वह है कि एक तरह से छूट है आपके लिए कि हम कुछ आपको बेनिफिट देना चाहते हैं। तो इसमें दो तरह के डिस्काउंट आपको बताए गए हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेड डिस्काउंट।
So trade discount, when discount is allowed by a seller to its customer at a fixed percentage on the list of catalog price of the goods, it is called trade discount. It is not recorded in the books of account and it is deducted to their invoice or cash memo itself from the gross value of the goods. ट्रेड डिस्काउंट वह है जो सभी कस्टमर्स को दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति हमसे माल खरीदेंगे हम उनको ट्रेड डिस्काउंट देंगे और ट्रेड डिस्काउंट देने का उद्देश्य होता है कि हम अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट कैटलॉग प्राइस अथवा लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है, इसको आप याद रखें। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री आप नहीं करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट की हमको एंट्री में क्लैरिफिकेशन देना है, लिखना है उसको। सेकेंड वन इज कैश डिस्काउंट। तो when discount is allowed for the customers for making prompt payment, it's called cash discount। जब हम अपने कस्टमर्स को इंस्पायर करना चाहते हैं कि आप हमको तत्काल पेमेंट दीजिए, कस्टमर कहता है यदि मैं तत्काल पेमेंट दूंगा तो मुझे क्या बेनिफिट है, हम उससे कहते हैं आप 2% कैश डिस्काउंट हमसे ले लीजिए। इसमें कस्टमर को बेनिफिट हुआ और हमको बेनिफिट हुआ ये कि हमको तुरंत पैसा मिल गया, उस पैसे को हम अदर जगह रोटेशन में लगा सकते हैं। तो कैश डिस्काउंट आपको मोटिवेट करता है फॉर प्रॉम्प्ट कैश पेमेंट के लिए और ट्रेड डिस्काउंट इंस्पायर करता है आपकी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। ये दो डिस्काउंट तो मैंने आपको बताया ही है। इसके अलावा स्पेशल डिस्काउंट भी आप अपने कस्टमर्स को कभी कभी दे सकते हैं और वो स्पेशल डिस्काउंट उन कस्टमर्स को दिया जाता है जो हमारे रेगुलर और ट्रस्टेड कस्टमर्स होते हैं। उसका उद्देश्य ये होता है कि हम चाहते हैं वो कस्टमर्स लॉयल्टी के साथ हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। आगे हम बात करेंगे वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में। जीएसटी हमारे लिए बिल्कुल नया कंसेप्ट है ये। तो ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा हैव बीन मर्ज्ड इनटू अ सिंगल टैक्स नोन एज जीएसटी। और जीएसटी इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज एंड जीएसटी इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। ये हमको याद रखना है कि जीएसटी इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज और जीएसटी इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। जीएसटी नए कंसेप्ट में इस तरीके से है कि पहले जितने टैक्स चलते थे इनडायरेक्ट टैक्स, उन सबको समाप्त करके एक नया टैक्स कंसोलिडेटेड कर दिया गया है जिसका नाम है जीएसटी। अगला टर्म है हमारे पास एंट्री। तो व्हेन अ ट्रांजैक्शन और इवेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इट इज कॉल्ड एंट्री। जो भी ट्रांजैक्शन या इवेंट आपकी हुई है उस ट्रांजैक्शन को जब आप अपनी बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको कहा जाता है एंट्री। देन इसके बाद है बैड डेट्स। तो इट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर, इट इज अ बिजनेस लॉस और इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस। बैड डेट्स वह अमाउंट है कि जैसे मान लीजिए हमारे जो डेटर्स थे 5,000 रुपए के डेटर्स मान लिए एक मिनट के लिए अपन, तो उसमें से 200 रुपए के डेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। तो जो पैसा नहीं दिया उन्होंने वो हमारे लिए कहलाएगा बैड डेट्स। और बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस है। इस एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। बैड डेट्स यदि एडजस्टमेंट में दिया होता है तो उसको बैलेंस शीट में भी हमको मेंटेन करना पड़ता है, जहां हम एसेट साइड डेटर्स में से माइनस करेंगे तो साथ ही साथ उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद है हमारा इंसोल्वेंट टर्म। तो इंसोल्वेंट अ पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेटर्स इज कॉल्ड इंसोल्वेंट। दिवालिया व्यक्ति इंसोल्वेंट वह व्यक्ति है जो मार्केट से पैसा लेने के बाद अब इस परिस्थिति में आ चुका है कि वह कोई भी पैसा भुगतान नहीं कर सकता, तो वह अपने आप को कोर्ट से इंसोल्वेंट डिक्लेयर करा सकता है, तो उसको हम कहेंगे इंसोल्वेंट। और इसका अपोजिट टर्म है सोलवेंट। तो सोलवेंट दैट मीन्स अ पर्सन इज एन एंटरप्राइज विच इज इन पोजीशन टू पे इट्स डेट इज कॉल्ड सोलवेंट। और यदि मान लीजिए वह व्यक्ति कैपेबल है कि हम तो सभी का पैसा जो लिया है वो दे सकते हैं आसानी से, तो दैट मीन्स सोलवेंट कहलाएगा वो। इसके बाद है स्टोर्स। तो द टर्म स्टोर्स इज यूज्ड टू डिनोट मटेरियल्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन in the business and not for resale. Example of lubricants, spare parts of machinery, packing materials etc. इसको हम कहेंगे स्टोर्स। तो एस्पेक्ट ये है कि जब हम किसी बिजनेस को चलाते हैं तो उस बिजनेस को चलाते समय या फैक्ट्री को चलाते समय कई हमको अलग से मशीनरी, छोटी छोटी टूल्स की आवश्यकता पड़ती है।
उन सभी को कंसोलिडेटेड रूप से हम कहेंगे स्टोर्स। इसके बाद है रिवेन्यू। तो रिवेन्यू इज एन अकाउंटिंग मीन्स ऑफ इनकम और recurring regular nature from any source. It consists of the amount received from sale of goods and from service provided by customers. It is also includes receipts of rent, commission, dividend, etc. Revenue is related with the day-of-day affairs of the business and should also be regular in nature. As such, the amount of capital introduced by the proprietor or borrowing loan is not revenue. काफी important point है, इसको याद रखिएगा। रिवेन्यू बेसिकली सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि वो रेगुलर होना चाहिए, और रेगुलरिटी के साथ हम अपने बिजनेस में सेल्स करते हैं, तो सेल्स से या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उससे जो पैसा हमको रिसीव होता है वह हमारे लिए कहलाती है रेवेन्यू। सेकेंड बात जो आपके लिए है, सेकेंड आपके लिए रेंट, कमीशन, डिविडेंड एक्सेट्रा, ये भी आपके लिए रेवेन्यू में शामिल किए जा सकते हैं और रेगुलर नेचर के होना चाहिए, इसको थोड़ा सा आप याद रखें। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मान लीजिए बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कराता है, तो क्या वो भी रेवेन्यू है? वो रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि वो एक टाइम आपके बिजनेस में आएगी। और सेम थिंग, यदि आप कोई लोन वगैरह भी लेते हैं तो वो भी आपका लॉन्ग टर्म बेस्ड होता है, तो वो भी आपके लिए रेवेन्यू नहीं कहलाएगा। कल भी हमने रेवेन्यू के बारे में काफ़ी चर्चा की थी, तो प्रीवियस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इसके बाद रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हमारे लिए टर्म रहेगा। तो इट इज द रिवेन्यू अर्न्ड बाय एन एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन इंक्लूड्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज। देखिए अभी ऊपर जो हम रेवेन्यू की बात कर रहे थे वो दोनों रेवेन्यू थी हमारे पास, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग को आज इंडिविजुअली समझ लीजिए। अभी ऑपरेटिंग का एस्पेक्ट ये होता है कि जिस बिजनेस को हम प्रॉपरली चला रहे हैं वह बिजनेस हमारे लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग कहलाएगा, रनिंग बिजनेस जो हमारा है। और नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू एस्पेक्ट ये है कि हम उसका बिजनेस रेगुलरिटी के साथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कभी कभी हमको पैसा मिलता रहता है, लेकिन मिलता कंटिन्यूसली है, ठीक है ना, तो वो हमारे लिए कहलाएगा नॉन ऑपरेटिंग। मेन बिजनेस हमारा नहीं है, वो साइड बिजनेस है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखें। और नेक्स्ट टर्म हमारे लिए रहेगा इंटिटी। तो एनी इंटिटी और बिजनेस इंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट which is formed for earning income by providing service or selling goods, for example LG Electronics, Wipro, Maruti Suzuki, etc. So that means entity. So entity is a business entity, means economic unit which is formed for earning income. तो कोई भी संस्था जिसको हमने प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से स्थापित किया हुआ है वह हमारे लिए कहलाएगी इंटिटी। एंड नेक्स्ट टर्म हमारे लिए रहेगा वो है टर्नओवर। तो टर्नओवर मींस टोटल सेल्स मेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड। तो जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है, जनरली हमारा 12 मंथ का अकाउंटिंग पीरियड होता है, और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रन होता है। तो जो ड्यूरिंग द ईयर हमने जो सेल्स किया हुआ है उसका टोटल हम करेंगे तो वो हमारे लिए कहलाएगा टर्नओवर। देन इसके बाद है लिव स्टॉक, लाइफ स्टॉक्स। तो डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल और हॉर्सेस आर नोन एज लाइफ स्टॉक। तो एस्पेक्ट ये है कि जीवित पशु, घोड़े वगैरह यदि हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं और उनको हमने लिया हुआ है तो हमारे लिए लाइफ स्टॉक कहलाएगा। और इस बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का हमारा लास्ट पॉइंट जो हमारे लिए रहेगा वो है हमारा इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ फंड्स in the shares or debentures or companies with the intention of earning a return। तो इन्वेस्टमेंट मीन्स होता है विनियोग, और विनियोग का एस्पेक्ट ये है कि हम अपनी फर्म का कुछ पैसा दूसरी अदर एक्टिविटीज़ में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसका उद्देश्य ये है कि जिससे कि हमको कुछ अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हो सके। तो इस तरह हमारा ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला चैप्टर समाप्त हुआ। ये हमारा सेकंड चैप्टर था। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको डेली वीडियो देता जा रहा हूँ, औसतन मेरा वीडियो 30 मिनट का लगभग रहा करेगा प्रतिदिन। प्रतिदिन के वीडियो में आपको इतना लेक्चर दिया जाएगा जितने को आप आसानी से याद रख सकें। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करना नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप अकाउंट में बहुत अच्छे एक्सपर्ट स्टूडेंट बने और बेहतर से बेहतर अपने नंबरों को स्कोर करें। आप मेरे इस वीडियो को सुनते रहें, समझते रहें, अपने बाकी साथी मित्रों को भी इसको शेयर करें, उनको भी बताएं। और यदि कोई कमी इस वीडियो में रह रही है, आपको लगता है कि इसमें कुछ और सुधार किया जाए,
तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर भी मैं साथ में डिस्प्ले कर देता हूँ उसको। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप इससे लगातार जुड़े रहें और अपना बेहतर भविष्य बनाएँ। आप सभी ने मेरा वीडियो सुना, आप सभी का बहुत-बहुत